सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह-आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम सब लोग जो है एमएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए जिस टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं वह है एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो स्पेक्ट्रम है और उसके जो बैंड्स में शिफ्ट है सॉल्वेंट के कारण, उसके संबंध में जो है वो बात करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने जो है विभिन्न प्रकार के यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो बैंड्स प्राप्त होते हैं, चाहे वो डाइन्स और पॉलिन्स के संबंध में हो, चाहे हमने वो इनॉन सिस्टम्स के बारे में हो और एरोमेटिक सिस्टम्स के बारे में हो, उसके लिए डिफरेंट लैम्डा मैक्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है उसके बारे में अब तक हमने बात की है। आज हम जो है स्पेक्ट्रम के संदर्भ में जो है वो मुख्य रूप से बात करेंगे, जो है द एब्जॉर्प्शन बैंड। देखिए, absorption band in an ultraviolet spectrum are typically very broad when compared to the infrared or NMR spectrum. This is because the energy put into the sample is sufficient to allow a large number of different electronic transitions to occur between several different allowed vibrational and rotational energy levels of molecules. No doubt each transition is quantized. However, the delta E values are very close so that the complete resolution in the solution phase is not possible. देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ट्रांजिशंस के कारण जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं आईआर के साथ में या एनएमआर स्पेक्ट्रम के साथ में, तो वो जो है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। उसका रीज़न जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हालांकि जो इसके अंदर एनर्जी लेवल्स हैं वो क्वांटाइज होते हैं, लेकिन जो डेल्टा ई जो है इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप है वो इतना अधिक होता है कि उसके कारण से उसके साथ में और भी कई सारे अकम्पनिंग ट्रांजिशंस जो हैं वो होते हैं। तो सॉल्यूशन फेज में जो है वो हम देखते हैं कि वो जो है वो कंप्लीट रेजोल्यूशन जो है उसका स्पेक्ट्रा, उसके जो बैंड्स हैं उसका नहीं हो पाता। Thus, a broad band is displayed which consists of all these overlapping transitions in the case of simple organic molecules. तो हमें ब्रॉड बैंड जो है वो नजर आते हैं जो कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमें नजर आएंगे। इट इज पॉसिबल टू रिजॉल्व दीज बैंड्स इन द गैस फेज, लेकिन जब हम गैस फेज में लेते हैं तो हमको वो जो ये जो बैंड्स हैं उसको हम उसका जो ब्रॉडनेस है वो उसमें कम हो जाती है। In other words, if only transition in electronic energy levels were involved in the UV visible spectra, all the compounds would consist of fairly sharp lines, that is very narrow absorption bands. गैस फेज में हम देखते हैं कि ये हमें जो बैंड्स मिलते हैं वो नैरो इसलिए मिलते हैं क्योंकि उसके साथ में और कोई कंपनिंग ट्रांजिशंस जैसे वाइब्रेशनल लेवल के कारण और रोटेशनल लेवल के कारण वो जो है वो नहीं होते। तो इसलिए जो है हम कहते हैं कि अगर खाली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा जो है उसमें अगर केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही इन्वॉल्व होता तो हमें हमेशा बड़े नैरो बैंड्स मिलते, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा केवल गैसियस फेज है उसी में ही होता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी लीड्स टू इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट मूविंग टू एन एक्साइटेड स्टेट और एनर्जी लेवल ऑफ ग्रेटर एनर्जी देन द ग्राउंड स्टेट। ए चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज अकम्पनीड बाय, जिसको अपन देखिए इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ से पाई स्टार ट्रांजिशन है। इसमें पाई जो है वो एक ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है और पाई स्टार जो है वो एक एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। हम देख सकते हैं कि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई जो है वो इतना ज़्यादा है कि इसके साथ में बहुत सारे अकम्पनिंग ट्रांजिशंस जो हैं वो पॉसिबल हो पाते हैं। Correspondingly, change in the vibrational and rotational energy levels. The vibration and rotational energy changes by themselves give rise to infrared absorption bands. However, when they accompany ultraviolet visible absorptions, a large number of possibilities exist within each electronic state, and the individual absorption bands normally become very broad. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो के अंदर कई बार इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है कि इसके अंदर जो हमें बैंड्स मिलते हैं वो ब्रॉड बैंड्स क्यों मिलते हैं। तो यही उसका रीज़न है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होता है उसका एनर्जी का डिफरेंस इतना ज़्यादा है
कि उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंगली बहुत सारे वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी चेंजेस उसके साथ में होते हैं, जिस कारण से जो एक बैंड है वो हमें उसके साथ में कई सारे और चेंजेस होने के कारण हमें वो क्या होता है, वो नैरो बैंड नहीं मिलता, वो हमें काफी ब्रॉड उसका बैंड जो है वो प्राप्त होता है। द एनर्जी ट्रांजिशन इज ए change that will actually be from a vibrational energy level in the electronic ground state to one of the several vibrational level within the excited state। तो एक ट्रांजिशन के साथ साथ में कई सारे वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी उसके साथ में होते हैं। द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। अब देखिए जो हम जो उसके लिए जो सोल्यूशन बनाते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो काफी डाइल्यूट होता है, यानी कि 1 मिलीग्राम कंपाउंड का जो है वो हम लेते हैं और उसको जो है हम 1 मिलीग्राम कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 100 से 200 के बीच में है, उसको लेते हैं और उसको 100 ml के सॉल्वेंट में जितने की उतने वॉल्यूम में उसको डिसॉल्व करते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि कितना डाइल्यूट सोल्यूशन जो है ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा के लिए हमें चाहिए होता है। तो इसी बात को यहाँ पर अपन देख सकते हैं, द अल्ट्रावायलेट spectrum of an organic compound is measured from its very dilute solution. For example, 1 milligram of the compound with a molecular weight of 100 to 200 is dissolved in a solvent which must be transparent within the wavelength range being examined and made up to say 100 ml. A part of this solution is transferred to a cell which is placed in the spectrophotometer along with a matched cell with pure solvent. 2 equal beams of ultraviolet light are passed, one through the solution of the compound and the other through the solvent. The intensity of the transmitted beams are now compared over the entire wavelength range of the instrument. तो देखिए यहाँ पर 3 बातें हैं। एक तो पहली बात है कि जो सोल्यूशन बनाया जाता है वो बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। 1 मिलीग्राम को हम लगभग लेते हैं फॉर 100 ml ऑफ द सॉल्वेंट के लिए। दूसरी बात यह है कि जो हम सॉल्वेंट उपयोग में लेते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि वो उस यूवी विजिबल की रेंज में, जिस रेंज के अंदर हम उसको स्टडी कर रहे हैं, उस रेंज की रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब नहीं करता हो, उसके लिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और तीसरा जो है, यहाँ पर हम सॉल्वेंट को और जो सोल्यूशन या जो सैंपल है उनके दोनों के सॉल्यूशंस को एक साथ जो है अलग अलग सैंपल्स में, अलग अलग जो उसके असेंबली के अंदर जो उसके वो बने हुए हैं कंपार्टमेंट्स में लेते हैं, जिससे कि जो यूवी विजिबल रेंज जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उस यूवी विजिबल रेंज में अगर कुछ सॉल्वेंट ने एब्जॉर्ब भी किया है तो उसको हम बैलेंस कर सकें। इसलिए जो है इसमें 2 बीम्स जो हैं उसका उपयोग जो है वो किया जाता है। द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ आइसोप्रीन shows a broad absorption band in the range of 210 to 240 nanometer. The absorption is at its maximum at 225 nanometer, a wavelength which is usually reported along with the solvent. देखिए जब भी हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा के अंदर जो एक्चुअली जब हम बैंड को रिपोर्ट करते हैं तो उसके बैंड को रिपोर्ट करते समय हम उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा रिपोर्ट करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ आइसोप्रीन के अंदर जो है हम कहते हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो 222.5 नैनोमीटर जो है वो होती है। इन एडिशन टू दिस द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, द स्ट्रेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट इज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी एप्सिलॉन मैक्स इज ऑल्सो रिपोर्टेड। उसके साथ में हम क्या करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को भी रिपोर्ट करते हैं जो कि एप्सिलॉन मैक्स के फॉर्म में होती है। द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट which relates to the observed absorbance A at a particular wavelength lambda to the molar concentration C of the sample and the length that is L of the path of the light being through the sample cell। अब एप्सिलॉन के बीच में और इन सारे पैरामीटर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम देख सकते हैं कि एब्जॉर्बेंस, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सेल जो है जो हम यूज कर रहे हैं उसकी जो पाथ लेंथ है, उन सब को हम एक इस इक्वेशन का जो कि लैम्बर्ट्स बियर इक्वेशन है उसकी सहायता से हम उसको देख सकते हैं थ्रू द सैंपल सेल। एंड दिस क्वांटिटेटिव रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द बियर लैम्बर्ट्स इक्वेशन विच फॉर यूजिंग दैट द आइसोप्रीन के लिए जो हम उसके लिए वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो आती है 10,800, दैट इज the value of epsilon max, that is the value of intensity. The UV data for isoprene is thus recorded
that as lambda max 222.5 nanometer and epsilon value is 10,800. Thus the value of epsilon is an important information whose value may be worked from the Beer-Lambert's law, and this equation may be gainfully rewritten as given in this scheme, that epsilon is equal to absorbance into molecular weight into 100 upon weight of the compound in 100 ml of solvent into the path length. So this is the formula, or this is the equation that we use for calculation of lambda for the intensity of our band, or we can say the epsilon maximum value. तो ये हम देख सकते हैं कि 2-methyl-1,3-butadiene के अंदर ये जो उसका स्पेक्ट्रम है, जो कि यूवी विजिबल के अंदर इस तरह से उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें वाई एक्सिस पर हम वेवलेंथ को लेते हैं और जो है एक्स एक्सिस पर जो है हम वेवलेंथ को लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम एब्जॉर्बेंस या एप्सिलॉन वैल्यू को लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ 222.5 नैनोमीटर पर हमें एक मैक्सिमा मिलता है, जो कि मेथनॉल सॉल्वेंट में। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने C4H8O के लिए, जिसका 106 mg वेट हमने लिया, उसको हमने 100 इथेनॉल के अंदर जब उसका सॉल्यूशन बनाया, और जो पाथ लेंथ है सेल की वो 1 सेंटीमीटर थी, तो उसका उपयोग करते हुए हमने एप्सिलॉन की वैल्यू को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग दिस वैल्यू। एप्सिलॉन कम्स आउट टू बी 19। तो इस तरह से हम उसको इसमें कैलकुलेट करते हैं। फिर है सॉल्वेंट का क्या रोल होता है। तो देखिए सॉल्वेंट, ये जो डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं हम इस टेबल में देख सकते हैं, ये डिफरेंट सॉल्वेंट्स किस वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करते हैं वो वेवलेंथ हमें दी गई है। तो हम जब इस वेवलेंथ के अंदर किसी कंपाउंड को स्टडी करेंगे, इस रेंज में किसी कंपाउंड को स्टडी करेंगे, तो हम उन सॉल्वेंट्स का सिलेक्शन उसमें नहीं करते हैं जिस रेंज में वो सॉल्वेंट एब्जॉर्ब करता है। ऑल मॉलिक्यूल्स हैव एब्जॉर्प्शन बैंड्स, therefore the solvent must be transparent within the wavelength range being examined. So this table gives a list of some commonly used solvents and minimum wavelength from which they can be used in 1 centimeter cell. जैसे वाटर के लिए जो है मिनिमम वेवलेंथ जो है वो 119 है, 190 है, साइक्लोहेक्सेन के लिए 195, हेक्सेन के लिए 200, मीथेनॉल के लिए 200, इथेनॉल के लिए 200, ईथर के लिए 215, देन इथाइलिन डाइक्लोराइड जो है उसके लिए 220 एंड क्लोरोफॉर्म के लिए 240। फिर है शिफ्ट्स ऑफ द बैंड्स विद सॉल्वेंट्स। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं कि डिफरेंट बैंड्स है, जैसे पाई से पाई एस्ट्रिक बैंड है या एन से पाई स्टार बैंड है, इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर हम सॉल्वेंट चेंज करते हैं तो क्या चेंज हो सकता है। द ट्रांजिशन ऑफ द पोलर बैंड्स लाइक C डबल बॉन्ड O बट नॉट इथाइलिन आर अफेक्टेड बाय द सॉल्वेंट पोलैरिटी। जैसे जो है C डबल बॉन्ड वो जो है वो उसके अंदर हम देखते हैं कि सॉल्वेंट पोलैरिटी को चेंज करते हैं तो उसमें चेंज आता है, लेकिन इथाइलिन बैंड्स जो है उसमें सॉल्वेंट पोलैरिटी को चेंज करने से चेंज नहीं आता। एज सॉल्वेंट पोलैरिटी इज इंक्रीज द पाई टू पाई स्ट्रिक ट्रांजिशन अंडरगोज ए रेड शिफ्ट। देखिए ये एक कॉमन प्रिंसिपल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो हम समझ सकते हैं कि जो भी पोलर सॉल्वेंट है वो हमेशा पोलर या तो ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट को वो जो है स्टेबलाइज करेगा। तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में जो पाई स्टार स्टेट है विच इज मोर पोलर एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट, सो विद मोर पोलर सॉल्वेंट द एक्साइटेड स्टेट वुड बी मोर स्टेबलाइज। तो इससे क्या होगा कि पाई से पाई स्ट्रिक के बीच का जो एनर्जी गैप है वो सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ने से क्या होता है, वो गैप कम हो जाता है, इसलिए जो ट्रांजिशन होता है वो हायर वेवलेंथ की तरफ यानी कि रेड साइड में वो शिफ्ट हो जाता है। This is so since excited state is more polar than the ground state and hence the stabilization is greater related to the ground state. Hence its stabilization is greater related to the ground state in the polar solvent. जबकि N से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए जो बैंड्स हमें मिलते हैं उसमें जो सॉल्वेंट पोलैरिटी का इफेक्ट होता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है। जब हम ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट में इस बैंड को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें ब्लू शिफ्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर N स्टेट जो है जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती है। तो N से पाई स्टार के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बढ़ जाता है,
एनर्जी गैप बढ़ने का मतलब है कि उनके लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, तो इसलिए वो अगर हम उसको वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्ड्स में देखें, के टर्म्स में देखें, तो वहां पर हमें ब्लू शिफ्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए एन से पाई स्टार ट्रांजिशंस जो है वो ज़्यादा पोलैरिटी के अंदर हमें ब्लू शिफ्ट जो है वो दिखाते हैं। The n to pi star bands undergo blue shift since the ground state with the 2n electrons receive greater stabilization than the excited state with only 1n electron. जैसा कि अभी मैंने आपसे बात की, these opposite trends are clear by examining the data of mecyl oxide. There is more on shift of bands विथ सॉल्वेंट अंडर स्टडी। देखिए हम इसको देख सकते हैं कि ये मेसिटिल ऑक्साइड के अंदर ये डिफरेंट सॉल्वेंट्स जो हैं उनका पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार बैंड्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ रही है वैसे वैसे पाई से पाई स्टार बैंड्स जो हैं वो रेड शिफ्ट शो करते हैं, यानी कि वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट शो करते हैं सॉल्वेंट पोलैरिटी के बढ़ने के साथ, और एन से पाई स्टार जो बॉन्ड हैं, बैंड्स हैं, वो ब्लू शिफ्ट शो करते हैं विद द इंक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी, जो कि हम इस टेबल से इसको देखकर अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आज के लिए जो है वो इतना ही। अब इसके पश्चात में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।